हेलो एवरीवन। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और वेरियस आर्टिकल अदर न्यूज़पेपर सच एज इंडियन एक्सप्रेस, मैगजीन्स, डाउन टू अर्थ जहाँ से भी हमने लिए हैं सबको डिस्कस करेंगे। आज एमसीक्यूज देखेंगे, निपा वायरस से रिलेटेड, एससीओ से रिलेटेड और पैनिकोसिटी के बारे में देखेंगे। सारे आर्टिकल हमारे द्वारा आज देखे जाएंगे। देखो, पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो एसआईआर एक्सरसाइज चल रही है बिहार में उससे रिलेटेड है। क्या है? देखो, स्पेशल इंटेंसिव एक्सरसाइज अभी बिहार में चल रही है। इसका मकसद क्या है? मेन मकसद मैंने आपको पहले भी बताया था कि वोटर लिस्ट में से जो फर्जी वोट है उन्हें रिमूव करना और जो ओरिजिनल वोट है उन्हें इंक्लूड करना अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बट अपोजिशन का कहना है ये जो एक्सरसाइज इतनी जल्दी में चल रही है, इसमें क्या है, जो सत्ता में पार्टी है वो ये चाहती है कि जो वोट उनके खिलाफ है उन्हें रिमूव किया जा सके। अब रिसेंटली टीडीपी जो आंध्र प्रदेश में जिसकी गवर्नमेंट है, एम वेंकैया नायडू जी, उनके द्वारा कहा गया है ये एक्सरसाइज 6 महीने पहले कराई लेना चाहिए थी। ठीक है, कराई जाना चाहिए थी। तो ये बातें निकल कर आ रही हैं। नेक्स्ट आर्टिकल एससीओ से रिलेटेड। अभी हमारे जयशंकर जी जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है एससीओ शुड नॉट कंप्रोमाइज ऑन टेररिज्म। मतलब एससीओ को टेररिज्म में कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। क्या हुआ था हम जानते हैं, पहलगाम में अटैक के बाद बहुत सारे कंट्रीज ने इंडिया का सपोर्ट किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली और कहा इस तरह के अटैक्स को मिनिमाइज किया जाना चाहिए। ये बातें निकल कर आई हैं देखने पर। अब हमारा क्या यहाँ पर दायित्व बनता है या हमें क्या चीज देखना चाहिए जिससे हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अच्छे से हो जाए। देखो, पहले हम देखेंगे एससीओ के बारे में। एससीओ क्या है, कब फॉर्म हुआ और इसका हेडक्वार्टर क्या है। देखो, इसको स्टेबलाइज किया गया था 2001 में। ये आपको रटा होना चाहिए। 2001 में फॉर्म किया गया था अगेंस्ट द थ्री इविल्स। मतलब तीन ऐसी क्रूतियां हैं उनके खिलाफ इसे बनाया गया था। जैसे टेररिज्म के खिलाफ, सेपरेटिज्म, जैसे सेपरेटिज्म कोई कंट्री से अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री बनाना चाहता है, खालिस्तान का इशू हो गया, सेपरेटिज्म के खिलाफ और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ। इसके लिए इसे बनाया गया था। स्टार्टिंग में इसके कौन कौन मेंबर थे ये आपको पता ही होना चाहिए। और इंडिया और पाकिस्तान कब इसके मेंबर बने? देखो, स्टार्टिंग में इसमें चाइना था, रसिया था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, तजाकिस्तान था जिसे तजिकिस्तान कहते हैं, और उज़्बेकिस्तान था। आप यहाँ पर देखोगे कि मिडिल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रियाँ इसमें आ गई हैं, सेंट्रल एशिया की। तो इसमें एक कंट्री आप हमेशा याद रखना, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, ये अक्सर किसी भी ग्रुपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मेनिस्तान। ये किसी भी ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो स्टार्टिंग में चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान था। ठीक है, इस तरह से इसके मेंबर थे। इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया? अगर इंडिया का पार्टिसिपेशन देखोगे तो इंडिया और पाकिस्तान, इसके दोनों जो मेंबर बने, ये 2017 में फुल टाइम मेंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता ही होना चाहिए। अदर इंपॉर्टेंट चीज जो यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था, इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है? अगर आप इसका सेक्रेटेरिएट देखेंगे तो बीजिंग में मिलेगा। नाम है इसका संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मगर संघाई में इसका सेक्रेटेरिएट नहीं है। इसका सेक्रेटेरिएट बीजिंग में है, चाइना में। अदर इंपॉर्टेंट चीज, इसकी एक विंग है जिसे रेड्स के नाम से जाना जाता है। ये भी यूपीएससी में पूछा है, इसका हेडक्वार्टर भी पूछा है। भाई, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो आपको न्यूज़पेपर या किसी मैगजीन में नहीं मिलते हैं, इसलिए एमसीक्यूज और अच्छा सा डिस्कशन देखना बहुत जरूरी होता है। और रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। और रेड्स क्या है? रेड्स की फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। ये रेड्स की फुल फॉर्म है, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। इसका हेडक्वार्टर आपको ताशकेंत में देखने को मिलेगा, जो स्थित है उज्बेकिस्तान में। कहां पर? उज्बेकिस्तान में। ये आपको पता होना चाहिए। देखो, ऑब्जर्वर स्टेटस में जैसे अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया था, मगर अभी बेलारूस में रिसेंटली क्या है, इसका फुल मेंबर बन गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए रिसेंट के कौन कौन इसके मेंबर बने हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल कर आती है, एक चीज देख लेते हैं। इस टाइम कितने मेंबर हैं? अगर अगर आप इस टाइम फुल मेंबर देखोगे तो 10 मेंबर है। रिसेंटली ईरान ने ज्वाइन किया था 2023 में,
2023 को भी रिसेंटली माना जाता है यूपीएससी की लैंग्वेज में। और बेलारूस ने 24-25 में ज्वाइन किया था। अब टोटल इसमें कितने मेंबर हो गए? 10 मेंबर हैं, जैसे चाइना, रसिया, इंडिया, पाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इस तरह से इसके मेंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है? ये हम उसका क्वेश्चन करेंगे, आपको लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर भी देखने को मिलेगा और एक-एक चीज़ अच्छे से बताई जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है शुभांशु शुक्ला जी से। देखो, स्पेस का एक हमारा बहुत अच्छा मिशन है, हमारा तो नहीं कह सकते, प्राइवेट स्पेस एजेंसी के द्वारा वो रन किया जाता है, जो बेस्ड है अमेरिका में। बेस्ड है अमेरिका का क्या मतलब है? कि उसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। उस इस मिशन को एक्सियोम 4 मिशन जाना गया, क्योंकि ये एक्सियोम एक प्राइवेट फर्म है जो नासा से और टेस्ला के जो स्पेस एक्स कंपनी है उससे कोऑर्डिनेट करती है। देखो क्या करती है, नासा क्या है, अपना स्पेस सेंटर प्रोवाइड करती है। और नासा क्या प्रोवाइड करती है, जहां से कैनेडी स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं। और स्पेस एक्स क्या प्रोवाइड करती है, अपना जो रॉकेट है वो प्रोवाइड करती है, जिसमें लोग बैठकर जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे एक्सियोम 4 मिशन के तहत क्या हुआ, बहुत सारे वेरियस कंट्री से लोग जाते हैं। क्या होता है, अगर आप स्पेस एक्स से कहेंगे कि भाई हमें भी ले चलो, स्पेस एक्स कहेगा ये हमारा काम नहीं है। हमारे जो लोग जा रहे हैं उसके अलावा जो सीटें बच जा रही हैं, वो आप एक्सियोम से बात कर लो जाके। एक्सियोम क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेज देगा लोगों को। तो एक्सियम क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, एक प्राइवेट एजेंसी की तरह वर्क करता है। तो आपको कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखो, पहले जो हमारे स्पेस में गए थे वो राकेश शर्मा जी थे। ठीक है? राकेश शर्मा जी जो फर्स्ट ऐसे यात्री थे जो हमारे स्पेस में गए थे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा शुभांशु शुक्ला जी अभी पर गए हुए हैं। राकेश शर्मा जी कब गए थे? 1984 में। और शुभांशु शुक्ला जी जो गए हैं वो गगनयान टेस्ट के लिए 2025 में गए हैं, जो सेफली लैंड कर गए हैं। इससे क्या होगा, जो इंडिजीनियस स्पेस प्रोग्राम है इंडिया का, वो इसरो के द्वारा जो लॉन्च किया जाता है गगनयान, उसमें आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी और उसमें बहुत सारे अचीवमेंट देखने को मिलेंगे, जो हमारी इंडिया के डेवलपमेंट में तो प्रोग्रेस करेंगे ही करेंगे। और उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि हमारी कैपेबिलिटी शो होगी वर्ल्ड को। तो ये हमारा स्पेस एक्स, नासा और इसरो किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक्सियोम से, इससे रिलेटेड है। शुभांशु शुक्ला जी के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है एग्जीक्यूशन पुट ऑफ रिप्रीव फॉर इंडियन नर्स इन यमन। देखो, इंडिया की एक नर्स है जिनका नाम निमिषा प्रिया है। आपको बता देता हूँ पूरा कॉन्टेक्स्ट, ताकि आपको, देखो, कॉन्टेक्स्ट क्लियर होता है तो स्टैटिक पोर्शन अच्छे से समझ में आता है। जब स्टैटिक आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो स्टैटिक पोर्शन समझ में नहीं आएगा। जैसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, निमिषा प्रिया जी। देखो, निमिषा प्रिया जी जो थी, कहाँ पर, यमन में क्या था, एक नर्स का काम करती थी। ठीक है? अब इन्होंने, ये पहली बात तो केरला से हैं। अब 2018 से पहले इन्होंने क्या किया, एक क्लिनिक किया वहां के लोकल पर्सन के साथ। अब उस लोकल पर्सन के बिजनेस पार्टनर जो था, उसके साथ विवादों के कारण क्या हुआ, उस लोकल पर्सन ने पासपोर्ट इनका जब्त कर लिया। अब जब इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया तो ये इंडिया आने में असमर्थ थी। इसलिए क्या किया गया, इनके द्वारा बहुत सारे सेडेटिव दिए गए, नशे की दवाएं दी गई। तो उस जो बिजनेस पार्टनर थी, उन पार्टनर था, उसकी मौत हो गई। अब बिजनेस पार्टनर की मौत की वजह से क्या हुआ, निमिषा प्रिया जी के ऊपर फांसी का फंदा लटक रहा है बहुत सालों से, 2018 से करीब। अब इसका एग्जीक्यूशन इनका हुआ जाना था, मगर ये एग्जीक्यूशन रोक दिया गया है, क्योंकि इंडिया के डिप्लोमेट, इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री यमन से बात कर रही है। अब यमन, ये देखो, यमन की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा वहां पर स्टेबलाइजेशन नहीं है। तो वहां पर कहीं हौथी मिलेंगे आपको देखने को, कहीं नॉर्मल गवर्नमेंट मिलेगी। तो क्या किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ब्लड मनी क्या होती है? देखो, इस्लाम में, सरिया के कॉन्सेप्ट में ब्लड मनी क्या होती है, अगर आपके द्वारा कोई मर्डर का चार्ज है या मर्डर किया गया है, तो आपको कन्विक्ट ठहराया गया है, मतलब कोर्ट ने कह दिया है कि आप 110% कन्विक्ट हैं, तो उस केस में क्या होता है, जो
रिलेटिव हैं, जैसे कोई पर्सन है, बिजनेस पार्टनर इनका मर गया, तो बिजनेस पार्टनर की डेथ जो हुई है, तो इनकी फैमिली जो होगी, इस फैमिली को कुछ कंपनसेशन दी जाएगी। इस कंपनसेशन को ही ब्लड मनी कहते हैं। अगर ये इनके द्वारा, इनकी फैमिली मेंबर के द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती है, तो इनका एग्जीक्यूशन रुक जाएगा और इन्हें इंडिया में वापस लाया जाएगा। तो इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। तो फ्रंट पेज का नेक्स्ट आर्टिकल ये था। अब इससे नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है? सर्विस एक्सपोर्ट। देखो क्या हुआ है, हमारे इंडिया में जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा रहता है। ट्रेड डेफिसिट का कॉन्सेप्ट क्या है? आप ट्रेड डेफिसिट का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। क्या होता है, किसी कंट्री से जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं जबकि एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो इसी को ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। अभी क्या हुआ है, जून जुलाई में देखने को क्या मिला है, जो ट्रेड डेफिसिट इतना था वो घटकर बहुत कम हो गया, मतलब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट ज्यादा था, मतलब हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे। अभी हमने क्या किया, एक्सपोर्ट ज्यादा किया। आप ये देखोगे अगर मैप फ्रंट पेज का, तो ये देखो आप, 210, 260, मतलब एक्सपोर्ट हमने 200 टन, 210 ट्रिलियन डॉलर के करीब किया है, बिलियन डॉलर के। और जो इंपोर्ट है वो 230 किया, मतलब 20 बिलियन डॉलर का अभी भी क्या है, आपको देखने को मिलेगा ट्रेड डेफिसिट। तो इसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। किसे कहते हैं? कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। आप सीधा सीधा ऐसे समझ लो, चाइना से मान लो हम मशीनरी बहुत मंगा रहे हैं और इंडिया में जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग कम हो रहा, तो जो ये जो मशीनरी ज्यादा मंगाई जा रही, यही क्या है, ट्रेड डेफिसिट है, बस। और कुछ नहीं होता है ट्रेड डेफिसिट। फ्रंट पेज में यही न्यूज़ है, क्योंकि सर्विस एक्सपोर्ट की वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट घटा है। ये आपको पता होना चाहिए, डे टू डे ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम नहीं दे रहे हैं। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, तो आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है पेनिको के बारे में। पेरू की लोकेशन देखेंगे, पेरू से इक्वेटर जाती है, नहीं जाती है, ये देखेंगे। और इम्पोर्टेंट देखेंगे पैनिको। देखो पैनिको के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि ये एक एंशिएंट सिटी है। क्या हुआ है, अभी न्यूली अनअर्थड हुई है, मतलब इसको अभी रिसेंटली सर्च किया गया है। ये जो लीमा है, किसकी? पेरू की कैपिटल। आप देख लो, ये वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप तो नहीं है मगर साउथ अमेरिका का मैप है, तो ये आपका पेरू है। अब पेरू के अंदर ये लीमा इसकी कैपिटल है। लीमा से 200 किलोमीटर नॉर्थ में आपको पेनिको एंशिएंट सिटी मिलेगी। ये 1800 से 1500 बीसी के करीब की बताई जा रही है। कहा जा रहा है ये कंटेम्परेरी है इजिप्ट की मेसोपोटामिया से, सुमेरिया से और इंडिया की हड़प्पन सभ्यता से, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ये कहाँ पर है? 600 मीटर एबव है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पेनिको सिटी कहाँ पर है? प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। पेनिको रिसेंटली चर्चा में थी, एक एंशिएंट सिटी है, बताओ किस कंट्री में है? या फिर कहेगा पेरू में एक सिटी का न्यूली अनअर्थ सिटी हुई है, एंशिएंट टाइम की है, ये क्या पेरू में है, साउथ अमेरिका में है, अमेरिका में? इस तरह की चीज़ें पूछी जाएँगी। तो आपको पता होना चाहिए पेनिको एक एंशिएंट सिटी है, जो 1800 से 1500 बीसी के टाइम्स की है, मतलब 3500 साल पुरानी सिटी है, जो सिचुएटेड है लीमा से 200 किलोमीटर नॉर्थ में, पेरू में। ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ये कंटेम्परेरी है हमारी सिविलाइज़ेशन के, नहीं है, तो ये कंटेम्परेरी है, ठीक है? ये प्रीलिम्स की फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ। अब देख लेते हैं पेरू की लोकेशन। देखो पेरू का बॉर्डर जो है पहले इक्वाडोर से मिलता है नॉर्थ में, और नॉर्थ ईस्ट में जो है लीमा से को सॉरी कोलंबिया से मिलता है, और ईस्टर्न साइड में ब्राज़ील से मिलता है, और साउथ ईस्ट में बोलिविया से मिलता है, और साउथ में चिली से मिलता है। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हमें देखने चाहिए। और हमें इम्पोर्टेंट चीज़, इक्वेटर कहाँ से पास होता है? अगर आप इक्वेटर देखेंगे तो आपको इक्वेटर पेरू से पास होता हुआ नहीं दिखेगा। ये आप याद रखना। साउथ अमेरिका में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कहाँ-कहाँ से इक्वेटर पास होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़, पेरू से ही देखो पूरे साउथ अमेरिका में यहाँ अगर आप देखोगे तो ऐसे एंडीज माउंटेन मिलेंगे। तो जो एंडीज माउंटेन है उसका कुछ भाग पेरू में भी देखने को मिलता है, चिली में भी देखने को मिलता है। और पेरू में अदर चीजें क्या है, जैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज नज़का। नज़का ये सिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेरू की, और मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया, पेनिको सिटी के बारे में। क्या है? पेनिको सिटी। अब नेक्स्ट आर्टिकल नेपाह के बारे में देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अक्सर चर्चा में रहता है। क्या हुआ है, देखो, इसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका फर्टिलिटी रेट। अगर आप निपा वायरस का फर्टिलिटी रेट देखोगे इंडिया में, तो एप्रॉक्स
सॉरी, फर्टिलिटी रेट नहीं है, इससे मतलब डेथ रेट, ये गलत वर्ड मैंने बोल दिया। डेथ रेट जो है 75%, मतलब अगर 100 लोगों को निपा वायरस हो रहा है, तो 75 लोगों की मौत हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, ये आपको रटी होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस क्या होता है? मल्टीप्लाई स्लो होता है इन कंपैरिजन टू डीएनए, क्योंकि डीएनए का मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा कि निपा वायरस की जो डेथ रेट है वो कितनी है, और ये देखने को मिलेगा कि ये जो है इसकी वैक्सीन नहीं है। अब हम इसके बेसिक्स देख लेते हैं। देखो, ये एक ज़ूनोटिक डिज़ीज़ है। ज़ूनोसिस क्या होता है? कि ये एनिमल से ह्यूमन में फैलती है। देखो, ये फ्रूट बैट दिखाए गए हैं। ये फ्रूट बैट हैं, ये नेचुरल होस्ट हैं। इन्हें फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। किसके? फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या होता है, जब ये फ्रूट्स को खाते हैं तो इनका लार्वा लगा रह जाता है। यही लार्वा अगर इंसान ये लोकल फ्रूट या धोके बिना या बिना काटे खा लेते हैं, तो ये इन्फेक्ट करता है। फिर इसके थ्रू क्या होता है, ह्यूमन में इन्फेक्ट करता है, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन भी होता है। और अगर पिग ने बैट का अगर कोई फ्रूट खा लिया, तो जो पिग को होगा, फिर पिग को अगर खाएगा आदमी, उसका मांस खाएगा, तो उससे भी हो सकता है। तो ये इस तरह से निपा वायरस होता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, निपा वायरस जो है फर्स्ट टाइम 1998 में मलेशिया में देखा गया था। ये मलेशिया क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, अक्सर आप जूनोटिक डिजीज देखोगे तो वो अफ्रीका में देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जंगल ज्यादा है, वहां पर वाइल्ड लाइफ ज्यादा है, और एनिमल से कांटेक्ट भी लोगों का ज्यादा रहता है। तो ये एक्सेप्शन होते हैं, ऐसी चीजें याद रखना होती हैं जो बहुत ही रेयर मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जूनोसिस वायरस है, जो जूनोटिक डिजीज है, ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो सकती है, और एनिमल टू एनिमल भी होती है, और एनिमल टू ह्यूमन भी देखने को मिलती है। ठीक है? हाई फर्टिलिटी रेट है, मतलब बीमारी का रेट बहुत ज्यादा है, अप्रॉक्स 40 to 75% है। एपिडेमिक पोटेंशियल है। डब्ल्यूएचओ ने, देखो, एपिडेमिक और पेंडेमिक देख लो, ये एपिडेमिक वर्ड आया, ये पेंडेमिक। एपिडेमिक का क्या मतलब है? कि कहीं पर वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, तो क्या करेगा डब्ल्यूएचओ? कहेगा ये एपिडेमिक वायरस है, मतलब इस पर रिसर्च बढ़ाई जानी चाहिए, एंटी वायरल ड्रग्स बढ़ाई जानी चाहिए, और वैक्सीन पे वर्क होना चाहिए। पैंडेमिक क्या है भाई? पैंडेमिक कोविड 19 पूरी दुनिया में फैल गया, पूरे वर्ल्ड में फैल गया, ये पैंडेमिक है, मतलब हाई लेवल पे फैल जाना। एपिडेमिक एक लोकल एरिया में फैल जाना, ये बात यहाँ बताई गई है। जूनोटिक वायरस मैंने बता दिया किस तरह से नेचुरल होस्ट जो है इसका फ्रूट बैट है, इसे फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट 1998 में हुआ था मलेशिया में, और पिग से ये जो है ह्यूमन में भी फैलता है, ह्यूमन टू ह्यूमन में भी क्लोज कांटेक्ट की वजह से, बॉडीली फ्लूइड फ्लूइड की वजह से फैलता है। सिम्टम क्या है? फीवर होगा, इसमें हेडेक होगा, रेस्पिरेटरी इशू आएंगे, मतलब आपके गले में खराश पड़ेगी, आपका अस्थमा टाइप का फील होगा, वॉमिटिंग होगी, सीवियर केसेस, और एज एंसेफेलाइटिस भी हो सकता है। एंसेफेलाइटिस, सॉरी, एंसेफेलाइटिस, हाँ, एंसेफेलाइटिस भी हो सकता है। क्या होता है? इसमें ब्रेन में स्वेलिंग होती है, और ब्रेन में दर्द फील होता है। तो इसके ये इंपॉर्टेंट है एक। ये तो सब में देखने को मिलेगा, हेडेक भी आपको मलेरिया में भी देखने को मिलेगा, फीवर में भी मिलेगा, चिकनगुनिया में भी मिलेगा, मगर ये एंसेफ्लाइटिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? हाई फर्टिलिटी रेट, भाई फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, कोई इसकी वैक्सीन नहीं है, ये तो आपको रटी लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में आउटब्रेक वेस्ट बंगाल में हुआ था 2001 से 7 में, फिर केरला में ये देखा गया है जब से। ठीक है? अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपको सारी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए जो हमने डिस्कस किया। देखो, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निपा वायरस से रिलेटेड। इसमें करेक्ट आंसर बताना, ये ऐसे हाईलाइट किया जाता है क्योंकि कभी कभी यहाँ इनकरेक्ट पूछ लेता है, तो ये हाईलाइट जरूर किया करो आप। ठीक है? तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट इज एन आरएनए वायरस, बिलोंग टू फैमिली परम्बी ऑक्सीविरदे। ठीक है? परम्बी परम्मी ऑक्सीविरदे। ठीक है? इससे इससे रिलेटेड है ये। ठीक है? तो ये बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको बताया ये आरएनए वायरस है, तो पहला ठीक है, तो वी कट गया। फ्रूट बैट आर द ओनली नॉन नेचुरल होस्ट ऑफ द वायरस, ये बिल्कुल गलत है, मैंने आपको बताया ये नेचुरल होस्ट इसका पिग भी हो सकता है। तो ये ओनली जो वर्ड है, देखो मैंने आपको पहले भी कहा था, ओनली और मस्ट और ऑल, इस पे ध्यान देना होता है। तो दूसरा गलत हो गया, तो डी कट गया, तो अभी भी दो ऑप्शन बचे हुए हैं हमारे पास।
देयर इज अ नो स्पेसिफिक वैक्सीन और ट्रीटमेंट करंटली अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन। बिल्कुल सही, मैंने कहा था इसकी वैक्सीन नहीं है, तो इसका मतलब ए हो, इसका ऑप्शन हो गया। देखो ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। पहला क्यों करेक्ट है? ये जूनोटिक आरएनए वायरस है जो जीनस हैनिपा वायरस और फैमिली परम्बी ऑविर्दे से करता है। इसकी साइंटिफिक लैंग्वेज है, इसको बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? ये फ्रूट बैट में भी पाया जाता है नेचुरल होस्ट, और अदर एनिमल पिग और हॉर्सेस में भी ये देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निपा वायरस के आउटब्रेक से रिलेटेड है। इसमें हमें करेक्ट बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? वायरस स्प्रेड ओनली थ्रू एनिमल टू ह्यूमन। बिल्कुल गलत। मैंने आपको बताया था ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल टू एनिमल भी हो सकता है, तो ए कट गया, डी कट गया। केरला इज द ओनली इंडियन स्टेट हैव रिपोर्टेड कंफर्म ह्यूमन आउटब्रेक। बिल्कुल सही। क्या हुआ है? वेस्ट बंगाल में बहुत पुराना केस था, ये रिसेंटली केसेस आए 2018 के बाद, तो ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा सही है, तो बी करेक्ट होना चाहिए। द केस ऑफ फर्टिलिटी रेट निपाह 70% से ज्यादा फर्टिलिटी रेट है बीमारी की दर। ठीक है, तो आप देखोगे दो और तीन सही है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि एनिमल टू ह्यूमन और ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिशन होता है। केरला में ये रिपोर्ट किया गया मल्टीपल आउटब्रेक, कोझिकोडे और एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने कहा है इसकी फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। फर्टिलिटी रेट कह देता हूँ, फर्टिलिटी रेट होता है बीमारी की दर। फर्टिलिटी रेट तो पैदाइश की दर होती, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, एससीओ से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, करेक्ट बताना है। तो ये रैट्स के बारे में बताया गया, इसका जो हेडक्वार्टर है किर्गिस्तान में है, और एससीओ की इंटेलिजेंस शेयरिंग सेंटर है। ये बिल्कुल गलत है, इसका हेडक्वार्टर किर्गिस्तान में नहीं है, मैंने बताया था ताशकंद में। ये यूपीएससी के द्वारा पूछा भी गया है। तो ये बी कट गया, यहाँ से डी कट गया, अभी भी दो ऑप्शन बाकी। इंडिया पाकिस्तान फुल मेंबर 2015 में बने। भाई मैंने कब कहा 2015? मैंने 2017 बताया था आपको, ये गलत हो गया, तो इसका ए ऑप्शन हो गया। बेलारूस मोस्ट रिसेंटली मैंने बताया था, अभी इसने ज्वाइन किया है। ऑल डिसीजन ऑफ मेड अंडर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेंसस, बिल्कुल सही, कॉन्सेंसस से इसके डिसीजन होते हैं। तो तीसरा चौथा बिल्कुल करेक्ट हो गया। देखो ये हमारा आज का डिस्कशन था। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।